Adhyanta. I am Dr. Gauri Ghosh, your biology educator. Today we are going to discuss cell membrane. So पहले सेल मेम्ब्रेन जानते हैं क्या होता है. एनिमल सेल का डायग्राम तो सबने देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर तो सबने देखा होगा. ओके, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. आपको इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेंगे. यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे. इसमें गोल्गी बॉडीज होती हैं. तो ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया. ओके, और ये हमारा आउटर एनवायरनमेंट है. पहले आउटर एनवायरनमेंट, और जो ये लेयर है, दिस मेम्ब्रेन, जो इस साइटोप्लाज्म के कंटेंट को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इस सेल मेम्ब्रेन सेल कंपोनेंट को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. और इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये थिन होती है, ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है. इसकी जो साइज है वो 10 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 10 नैनोमीटर होता है. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये किससे बना है, चलो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड से बना होता है. और जो लिपिड्स है, ये जो लिपिड्स है, ये फर्दर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से. तो लिपिड्स के अरेंजमेंट की बात करें, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये अरेंज होते हैं बाय लेयर में. बाय लेयर अरेंजमेंट होती है इनकी, बाय लेयर अरेंजमेंट होती है. अगर हम फॉस्फोलिपिड्स को देखें, इसके स्ट्रक्चर्स को फर्दर, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. ठीक है. फॉस्फोलिपिड में एक पोलर हेड होता है. पोलर हेड होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं. हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फिलिक मतलब लव होता है. मतलब ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं वाटर को, अट्रैक्ट टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर. और ये हमारे नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर टेल. ठीक है, नॉन पोलर टेल होती है. और ये हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है. क्योंकि ये फोबिक है, फोबिक मतलब फियर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, ये उससे रिपल करता, दूर दूर रहता है पानी से, वाटर से, वाटर एक्वस एनवायरनमेंट से. अब अगर हम देखें ये ऐसा क्यों है, हाइड्रोफोबिक टेल इसलिए है क्योंकि ये फैटी एसिड से बना होता है. ये जो टेल्स है ना, ये फैटी एसिड्स की होती है. फैटी एसिड कंटेन करता है. और पोलर हेड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ये होता है, फॉस्फेट ग्रुप लेता है. ओके, अब अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर तो देखा होगा इसका. देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होता है. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर समझते हैं. ये फॉस्फोलिपिड्स से बना हुआ है. दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स है. दोनों फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर में अरेंज्ड है. फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर है. ये हमारा हो गया पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक,
हाइड्रोफिलिक, ये हमारा नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है। यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यहाँ, या इंटरसेलुलर होता है। बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक नेचर्स के होते हैं तो जो हेड है ये वाटर की तरफ आउटसाइड फेस करता है, और क्योंकि ये टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है तो ये इनवर्ड फेस करती है। जैसे ये आपको अरेंज दिख रही है ना, ये सारी की सारी ये इनवर्ड्स होती है। तो हम ये कह रहे थे, अब देखते हैं। हमने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो थिन होता है। थिन कितना थिन? 10 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 10 नैनोमीटर। सेकेंड, इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट द सेल कंपोनेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स ट्राइलैमिनेट। ट्राइलैमिनेट का मतलब होता है मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो मतलब इसमें लिपिड से तो बनी होती है लेकिन ऑल्सो इसमें प्रोटीन और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं इसके कंपोनेंट। तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, जैसे हमने बात किया, ये अरेंज होती है बायलेयर्स में। लिपिड मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। ये जो लिपिड्स होते हैं ये प्रोसेस करते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, जैसे हमने करी बात, और 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। सो फॉस्फोलिपिड्स को हम एम्पीपैथिक भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड को एम्पीपैथिक कहते हैं। एम्पीपैथिक का मतलब होता है those molecules which contain hydrophilic head as well as hydrophobic टेल, इसलिए ये एम्पीपैथिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हमने बात करी कि द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। टुवर्ड्स द हेड आउटर साइड क्यों करता है? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, सो इट अट्रैक्ट वाटर। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, दैट्स व्हाई ये फेस करता है आउटसाइड। और नॉन पोलर टेल्स इनर पार्ट को करता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। This is basically protected the non-polar tails of saturated hydrocarbons to being exposed to aqueous environment. इसकी अरेंजमेंट टेल इनर पार्ट को फेस करती है बिकॉज ये इसको एक्वस एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने से बचाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, हमने स्ट्रक्चर्स देखा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये हमने स्ट्रक्चर्स देखा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। These are cell membrane structure. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर ये 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं विद इन दिस बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स। अगर आप देखो, अब स्ट्रक्चरल डायग्राम देखोगे तो आपको इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड मिलेंगे। समटाइम्स ये बाइलेयर से थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जाता है, एक्सटेंड हो सकता है, तो ऐसे आपको प्रोटीन्स दिखेंगे थोड़े इंटरवल पे, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि एम्बेडेड होते हैं विद इन द बाइलेयर लिपिड्स के।
अगर हम पेरिफेरल की प्रोटीन की बात करें तो पेरिफेरल का मतलब होता है पेरिफेरी, आउटर साइड, पेरिफेरी या आउटर साइड। तो कुछ प्रोटीन आपको सुपरफिशियल सरफेस में नजर आएंगे, बाहर की तरफ, तो उन्हें हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। ये पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो कि सुपरफिशियली नजर आएंगे, आउटर साइड पे नजर आएंगे। ओके, तो हमने बात करी ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while integral protein are partially or totally buried in the membrane, मतलब वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, इंटीग्रल वाले एम्बेडेड होंगे। इंटीग्रल प्रोटीन जो हमने देखा डायग्राम में, जैसे ये पूरे इसके एंटायर स्पैन में पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसीलिए हम इन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होते हैं ये इंटीग्रल में, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन आर स्पैन एंटायर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सो दे आर कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। हमने देखा कि पूरे सेल मेम्ब्रेन में ये इंटीग्रल प्रोटीन आ रखे थे और इनका काम होता है कि पैसेज बनाते हैं वाटर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से भी बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड्स की चेन होती है। ये हमेशा एक्सटीरियर सरफेस ऑफ सेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप अगर डायग्राम देखोगे तो आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको डायग्राम देखेंगे जब हम इसका, तो आपको कार्बोहाइड्रेट ना ऐसे नजर आएंगे, बाहर की तरफ ऐसे कार्बोहाइड्रेट नजर आएगी। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट इससे प्रोटीन से अटैच्ड है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बाउंड करता है, उससे अटैच्ड होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। अगर ये लिपिड्स के साथ अटैच्ड होगा तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, और दोनों साथ में मतलब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंटरेक्शन करवाता है सेल का बाहर के एनवायरमेंट से। So the carbohydrate components of both glycoproteins and the glycolipids are collectively referred to glycocalyx, मतलब शुगर कोटिंग। ये हाईली हाइड्रोफिलिक होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ इट्स aids in the interaction of the cell with its watery environment and in the cell's ability to obtain substance dissolved in the water। तो ये इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, ये जो बॉन्ड बनाता है ये इंटरेक्शन में हेल्प करता है। सेलुलर इंटरेक्शन होता है ना, सेलुलर इंटरेक्शन कह सकते हो, और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। दीज हेल्प इन कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन। ओके, अगर हम इनकी वो देखेंगे, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट देखें, कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स हमने बताया कि मेन फैब्रिक होता है मेम्ब्रेन का, क्योंकि पूरा सेल मेम्ब्रेन बना ही इसी से होता है, मतलब फॉस्फोलिपिड से बना होता है, मेन फैब्रिक होता है। इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल दिखेंगे। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो आपको से थोड़े थोड़े इस पे आपको, ठीक है, यहाँ आपको ना फॉस्फोलिपिड्स के बीच में थोड़े थोड़े से आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट मिलेगा आपको, कोलेस्ट्रॉल मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इसकी, तो कोलेस्ट्रॉल अटैच की पोजीशन की बात करें तो अटैच्ड बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स एंड बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स लेयर के बीच में मिलेंगे। प्रोटीन की बात करी थी तो ये एम्बेडेड होते हैं विद इन फॉस्फोलिपिड लेयर्स, और ये मे और मे नॉट पेनिट्रेट थ्रू बोथ लेयर्स। मैंने जैसे बताया कि या तो ये
सेंटर में ही प्रेजेंट मिलेंगे या थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है ये। नेक्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ये आउटर सरफेस पे मिलते हैं आपको। फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जनरली अटैच टू प्रोटीन ऑन द आउटसाइड मेम्ब्रेन लेयर। जैसे कि इस एग्जांपल्स में हमने देखा था कि ये हमारा प्रोटीन है ना, दीज आर द प्रोटीन, ये प्रोटीन बाहर की तरफ जाएगा ना, प्रोटीन के से अटैच्ड होता है, ये हमारा प्रोटीन ही है, स्टैंडर्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन से अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट। अब एग्जांपल देखते हैं इसका डायग्राम। अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, देखो डायग्राम को समझे, तो ये हमारा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, बाहर की तरफ है पेरिफेरल, ये दोनों लेयर है। ये देखो, ये हमारा दिस लेयर हमारा हाइड्रोफिलिक हेड हो गया ना, बता रहा है, ये पोलर हेड हो गए, पोलर हेड हो गया। ये फर्स्ट हो, ये टेल्स दिखा रहा है, ये हमारी टेल हो गई, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल होती है ये, जिसे हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल भी हाइड्रोफोबिक टेल होता है, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्योंकि वाटर से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एंड ये देखो आपको यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स दिख रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ये प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन है हमारा, आपको प्रोटीन दिख रहा है, प्रोटीन के साथ अटैच्ड है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो रखा है, दिस कार्बोहाइड्रेट। फिर आपको यहाँ पे ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है आपको, एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड्स के लेयर के बीच में। ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। इसे प्रपोज किया था जोनाथन जिंगर ने और गर्ट निकोलसन ने 1972 में, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एज अ मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम मोज़ेक, इसमें मोज़ेक कहा गया इन कंपोनेंट्स को। ठीक है, ये फ्लूइड कैरेक्टर देता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वो इस लेटर मूवमेंट करवाती है प्रोटीन्स की, इसकी बायलेयर में। ठीक है, ये जो मूवमेंट होते हैं इसको हम मेजर करते हैं इसकी फ्लूइडिटी से। अब कैसे फ्लूइडिटी क्यों कहते हैं, फ्लूइड क्यों होता है, फ्लूइडी नेचर क्यों होता है, समझते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारा जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड पोलर हेड में, पोलर हेड कंटेन, पोलर हेड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप का होता है। जो नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल वो फैटी एसिड कंटेन करता है। इसमें भी फर्दर ये जो दो टेल दिखती है, जो टेल है ना, ये एक सेचुरेटेड होती है और एक अनसेचुरेटेड होती है, नॉन सेचुरेटेड बोल दो, नॉन सेचुरेटेड होती है। तो ये जो नॉन सेचुरेटेड होती है, इसकी वजह से नॉन सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स को एक साथ बॉन्ड बनाने नहीं देता, मतलब कंबाइन होने नहीं देता, सॉलिड नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये रिमेन फ्लूइड रहता है, फ्लूइडी रहता है। ठीक है, रिमेन फ्लूइड रहता है। तो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी, इसलिए हम इसको फ्लूइडिटी से मेजर करते हैं। फ्लूइडी, ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कुछ फंक्शंस के लिए, जैसे सेल ग्रोथ हो गई, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटस और सेल डिविजन्स, इनके लिए फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेन फंक्शन, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन तो पता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करवाता है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट, एंड ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है एंटर करने के लिए मेम्ब्रेन में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गए, ये एंटर करते हैं मेम्ब्रेन में, कर सकते हैं, और CO2 एग्जिट करते हैं, तो ये अलाउ करते हैं। बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये कंपोनेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वाटर, सॉल्ट, ये एंटर कर सकते हैं और CO2 एग्जिट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पहले हम पैसिव की बात करते हैं।
पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं और इसमें कोई एनर्जी, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं होता। और इसी प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जांपल्स ले तो डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जो है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सॉल्यूट मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो डिफ्यूजन हो गया। ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस मतलब वाटर की भी मूवमेंट होती है बाय डिफ्यूजन, पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर जैसे ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट मैनी मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, सम सॉल्यूट मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं may move across the membrane by the process of simple diffusion. This is called passive transport. Water may also move, water भी move कर सकते हैं from higher to lower concentration. So movement of water by diffusion उसको हम osmosis कहते हैं, जैसे अभी हमने बात करी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सिंपल शब्द में बोले एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमारा लोअर, ये हायर कंसंट्रेशन। तो जब हम नीचे से कहीं ऊपर जाएंगे तो एनर्जी तो लगेगी, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी स्पेंड होता है इसमें, ठीक है। इसी प्रोसेस को ना हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस प्रोसेस जो ये मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विथ एनर्जी एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी क्यों होती है, क्योंकि जैसे हमारी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमें मूवमेंट करवानी होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो हमें कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं इस ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। और इसी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हमारी एनर्जी भी एक्सपेंड होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, so they require carrier protein to facilitate the transport across the membrane. During active transport, few ions and molecules are transported against concentration gradient, lower to higher concentration. It requires energy. तो जो ये एनर्जी हम खर्च करते हैं, जो एनर्जी हमें लगती है, ये एटीपी की फॉर्म में लगती है। दीज एनर्जी, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एटीपी की फॉर्म में होता है, ओके। तो सच अ ट्रांसपोर्ट इज अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वही ट्रांसपोर्ट जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होनी पड़े, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम पंप, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।